यू हैव टू गिव मिस्टर मोदी क्रेडिट कि उनकी जो पेट्रियटिज्म है वो पहले आती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं अब वो इंडिया के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे और सबसे ज्यादा या सबसे लंबे अरसे कह लीजिए कि एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत जो है उनको ये टाइटल भी मोदी जी के लिए हो जाएगा। मेरी तरफ से सात सलाम, एहतराम और मुबारकबाद। नरेंद्र मोदी लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिन पूरे कर लेंगे। इसके साथ ही वो जवाहरलाल नेहरू के उस रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ देंगे। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत के वजीर-आज़म नरेंद्र मोदी, उनके पास कोई घर कोई गाड़ी नहीं है जाती, क्या कहेंगे? अब अंदाजा लगाओ, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का वजीर आजम। उसके बावजूद मैं कहती हूँ कि भारत से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारे मतलब एक वहां पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, हमारे देखें एक भी इनमें से मैच नहीं कर सका परफॉर्मेंस को। भारत ने कह दिया है कि हमें अमेरिका नहीं चाहिए, हमें अमेरिका डिक्टेट नहीं कर सकता और हमें दुश्मन से सीखना है कि गैरत क्या होती है। दुनिया की तारीख में लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क था जिसने सुपर पावर के सामने खड़े होकर एक ऐसी शटअप खोल दी कि हिस्ट्री उसको याद करे। उसने पांचवी बड़ी ताकत इकोनॉमी के हवाले से बना दिया मुल्क को। पर कैपिटा इनकम $5,000 से बढ़ के 7,000 हो गई मोदी के दौर में। वैसे तो खैर पाकिस्तान में कभी ऐसा हुआ नहीं कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना टाइम पूरा किया हो। कि थप्पड़ है। नरेंद्र मोदी को इंडिया का सबसे ताकतवर रहनुमा बना दिया है। लोगों के दिल में मोदी बसते हैं। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारतीय राजनीति में कुछ तारीखें सिर्फ कैलेंडर का हिस्सा नहीं होती, वह सत्ता, विचारधारा और लोकतंत्र की दिशा तय करने वाली घटनाएं बन जाती हैं। 10 जून ऐसी ही तारीख बनने जा रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उस दिन देश के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के सबसे लंबे निर्वाचित शासन काल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगे। यह सिर्फ दिनों का आंकड़ा नहीं है, बल्कि उस राजनीतिक बदलाव की कहानी है जिसने पिछले एक दशक में भारतीय राजनीति का चेहरा बदल दिया है। आजादी के बाद लंबे समय तक भारतीय राजनीति का केंद्र नेहरू युग को माना जाता रहा, लेकिन अब देश एक ऐसे दौर में खड़ा जिसमें लगातार चुनाव जीतकर सत्ता में बने रहना खुद एक राजनीतिक मॉडल बन चुका है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2014 से लेकर अब तक जिस तरह राष्ट्रीय राजनीति पर पकड़ बनाई है, उसने विपक्षी राजनीति की पूरी संरचना को चुनौती दी है। 4,399 दिन का यह आंकड़ा सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के नए अध्याय का प्रतीक माना जा रहा है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं आते के साथ ही मोदी जी की फोटो दिखाई दे रही है। तो हम बात शुरू करने लगे हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से, जो कि जी इस साल 10 जून को यानी कि 10 जून को अब से कुछ ही दिनों के बाद जो है यानी 6 दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं अब वो इंडिया के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। यानी कि 3 टेन्योर जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कंप्लीट कर लिए होंगे और सबसे ज्यादा या सबसे लंबे अरसे कह लीजिए कि एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत जो है उनको ये टाइटल भी मोदी जी के लिए हो जाएगा। वैसे तो खैर पाकिस्तान में कभी ऐसा हुआ नहीं कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना टाइम पूरा किया हो। हमेशा पहले ही या तो गवर्नमेंट को हटा दिया जाता है या गवर्नमेंट को गिरा दिया जाता है या प्राइम मिनिस्टर फांसी लग जाता है या प्राइम मिनिस्टर को टपका दिया जाता है। कुछ ना कुछ कर देते हैं, लेकिन बहरहाल प्राइम मिनिस्टर रहते नहीं है। अगर कोई रह जाता है तो कई बार जो है डिक्टेटरशिप जो आती है वो काफी अरसा रह जाती है, लेकिन सिविलियन गवर्नमेंट नहीं रह पाती। कहते हैं कि कोई अच्छी चीज हो ना तो आपको अपने दुश्मन से भी सीखना चाहिए। वैसे तो खैर मैं नहीं पता कि हमने क्यों भारत को खामखा ही अपना एक कह लीजिए दुश्मन डिक्लेयर करके रखा हुआ है। शायद उससे बहुत से लोगों की दुकानें चलती हैं, इस वजह से भी। वरना ठीक है, कई नेबर जैसे होते हैं जिनके साथ आपकी थोड़ी खटपट रहती है, लेकिन इतनी शदीद नफरत और इतना ये बताना कि वो हमारा दुश्मन है और वो हमें कुछ ना कुछ हमारे लिए खराबी कर देगा, इस तरह की बातें जो हमारे यहाँ सिखाई पढ़ाई या बताई जाती हैं, उसके बावजूद मैं कहती हूँ कि भारत से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। खासतौर पे ये कि सिविलियन गवर्नमेंट उनके जिस तरह से रही। वैसे तो खैर इमरान खान ने भी कहा था कि जब तक पीएम मोदी हैं तब तक भारत से बात नहीं हो सकती, लेकिन क्या राजीव गांधी, इंदिरा गांधी या वाजपेयी साहब या बाकी लोग जो प्राइम मिनिस्टर्स रहे भारत के, क्या उनके साथ पाकिस्तान के टर्म्स बहुत अच्छे थे? क्या उनके साथ हमें बहुत अच्छा लग रहा होता था? क्या उस वक्त बहुत आना जाना, ट्रेड और मिलना जुलना और बहुत हंसी मजाक चल रहा था? नहीं, उस वक्त भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। उस वक्त भी लड़ाई चल रही थी, उस वक्त भी एक टेंशन थी, उस वक्त भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे।
तो अब ये कहना कि सिर्फ मोदी जी की वजह से ऐसा है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन हाँ, बहुत सी चीजें ऐसी जरूर हैं जो आप जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी या कह लीजिए कि जो भारत के जो प्राइम मिनिस्टर्स रहे उनसे आप सीख सकते हैं। कम से कम ये तो सीखा ही जा सकता है कि उनकी गवर्नमेंट जो है उनको टाइम पूरा करने दिया जाता है। उनकी गवर्नमेंट जो है वो कुछ ना कुछ अपने लोगों के लिए काम करती है और इसीलिए उनको वोट पड़ते हैं। उनको अपने आने के लिए या प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए या अपनी हुकूमत लाने के लिए फौज का सहारा नहीं लेना पड़ता। भारत ने फौज को फौज की जगह पर ही रखा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक जमाने में बांग्लादेश के लिए भी कहा जाता था कि फौज को फौज की जगह और मौलवी को मौलवी की जगह पर रखा है। उन्होंने बिल्कुल इन तमाम लोगों को जो है वो सियासत के अंदर या पॉलिटिक्स के अंदर नहीं लाए हैं। इसी वजह से जो फैसला करती है गवर्नमेंट, तो वो सिविलियन गवर्नमेंट ही करती है। ऐसा नहीं होता कि यहाँ की तरह जो है वो कह लीजिए कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वही फैसला कर रही है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और हर जगह पर चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे कोई दूसरा फैसला हो, उसके अंदर फौज जो है ना तो इंटरफेयर करती है और ना ही उसको कोई शौक होता है उसके अंदर कूदने का, या फिर ना ही वो सिविलियन जॉब्स में इतनी ज्यादा बड़ी तादाद में नजर आते हैं हमारे रिटायर्ड फौजी जैसे कि हमारे यहाँ दिखाई देते हैं। उनके यहाँ हो सकता है थोड़े बहुत हों, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हर कोई मतलब वापडा से लेकर टीवी चैनल्स तक जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के जिस तरीके से चलाए जा रहे हैं सारी दुनिया ही जानती है। मतलब एक वहां पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, हमारे देखें एक भी इनमें से मैच नहीं कर सका परफॉर्मेंस को, जिसने वो अपने वो ये जो करोड़ों अरबों रुपए मतलब बनते हैं जो उन्होंने वो घर ले गए साथ ले गए कि जो तोशा खाना में जमा करवाते हैं या उनकी पब्लिक ऑक्शन करवा के पैसा उठा के वो उसमें उस सरकार के एजुकेशन फंड में डालते हैं या उसमें बच्चों की तालीम पे डालते हैं। किसी एक प्राइम मिनिस्टर को जरूरत नहीं। मैं पीछे नहीं जाता, चलें 2002 से ले लेते हैं। 2002 में देखे जनाब मुशर्रफ थे, सारे के सारे तहफ़ वो घर ले गए सर, एक भी नहीं छोड़ के गए, वो सब लेकर गए और हंड्रेड्स ऑफ तहफ़ थे। और 2004 में उन्होंने रिपोर्ट करने छोड़ दिया, जो आ रहा था सीधा आर्मी हाउस जा रहा था। ये जरा देखते हैं कि कोई एक बंदा हमारे यहाँ नहीं निकला जो बैठ के टीवी पे ये कह सके जो नरेंद्र मोदी साहब ने कहा जी मैंने कोई एक भी नहीं रखे, सारे के सारे मैंने जमा करवाए, ऑक्शन करे, पैसा एजुकेशन में डाला। जनाब मुशर्रफ साहब उनके वजीरों को छोड़ किसी वजीर ने जमा नहीं करवाया था। डिटेल है मेरे पास, कोई चैलेंज करे दिखा दूंगा आपको। इसका शौकत अजीज साहब अरबपति थे माशाल्लाह, वो बादशाह कोई उसमें 900 के करीब आपने देखे होंगे, हालांकि मैंने काउंट किए थे उस वक्त, खैर मेरी को उसमें हो सकता है डबल काउंटिंग होगी, 1100 मैंने किए थे उस वक्त। 25 करोड़ रुपए के उस वक्त तहफ़ लेकर गए थे। इसके बाद जनाब ये जमाली साहब, जफरुल्लाह जमाली साहब सारे तहफ़ लेकर गए। चौधरी शुजात साहब बने कुछ अर्से के वज़ीर आज़म, वो लेकर गए। इसके बाद गिलानी साहब आए जनाब, तो वो वज़ीर आज़म बने, वो सारे तहफ़ लेके गए उसमें। उसके बाद सदर जरदारी साहब आए, वो सारे तहफ़ लेके गए। फिर इसके बाद ये राजा परवेज़ अशरफ साहब आए, वो तहफ़। मैं वज़ीर आज़मों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने, इंडियन काउंटर पार्ट का बता रहा हूँ कि इंडियन काउंटर पार्ट के मुकाबले में हमारे यहाँ क्या हुआ है। इसके बाद जनाब अगर राजा परवेज़ अशरफ साहब के बाद हमने देखा नवाज शरीफ साहब है, वो आपने कच्चा चट्टा सुन लिया, वो लेके गए सबसे जो हाथ में है वो सारे सोने हीरे जवाहरात गोल्ड नेकलेसेस ब्रेसलेट वो लेके जा रहे। इसके बाद शाहिद खकान अब्बासी साहब बने वजीर आजम, वो ले गए। इमरान खान साहब बने, वो सारे के सारे तहफ़ ले गए, मतलब जो कीमती तहफ़ थे छोटे मोटे छोड़ के गए, ये जो कचरा माल है चलो इधर रखते हैं जी।